नमस्कार साथियों, सर्वोदय एम्पल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गोयल राजवंश के एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे जिन पर क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों में एक दो तरह के आते हैं और वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वही क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिला है। मैं आपको उन राजा के बारे में बात कर रहा हूं जिनके बारे में केवल एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये नाम याद रखना है, शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये बहुत एग्जामों में आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको रखना है। अब अपन शुरुआत करते हैं इनके बारे में। हमने इससे पहले जिनके बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रावल जयद्रथ सिंह के बारे में। जयद्रथ सिंह के बारे में अपन ने क्या देखा था, उनके काल को एक स्वर्ण काल माना गया है आधुनिक राजस्थान, आधुनिक मेवाड़ के इतिहास का। अब जयद्रथ सिंह को हमने देखा था कि वहां चित्तौड़ राजधानी बना दिया था, उन्होंने इल्तुतमिश को हरा दिया था युद्ध में, भूताला का युद्ध हुआ था। ये सब चीजें पढ़ने के बाद जब हम देखते हैं नेक्स्ट, तब इतने सारे युद्ध वो जीत गए थे और अच्छा स्वर्ण काल हो गया था। उसके बाद आते हैं रावल तेज सिंह, इनका काल जस्ट उनके बाद रावल तेज सिंह का काल आता है 1253 से 1273 के मध्य, 20 वर्षों का इनका शासनकाल रहा है। इनका जो क्वेश्चन है सभी एग्जामों में तो ज्यादातर ये क्वेश्चन आया हुआ है, पर आपको ये चीज भी याद रखनी है, इनकी उपाधि, इनकी पहली उपाधि जो है महाराजाधिराज है, सेकंड है परम भट्टारक है और थर्ड परमेश्वर है। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट करना है क्योंकि ये एग्जामों में कम आए हुए हैं और ये आने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट आपको चीज याद रखनी है, रावल तेज सिंह के बाद बलबन जो होता है वो किस पर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तो बलबन का आक्रमण होता है वो कब होता है, किसके शासन काल में होता है, वो होता है रावल तेज सिंह के शासन काल में। इसके बाद देखते हैं जब इस युद्ध में कौन जीतता है, तो ये बलबन जो होता है ये हार जाता है, तो कौन जीतते हैं, रावल तेज सिंह इस युद्ध को जीतते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1260 में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ये लिखा गया था, किसके शासनकाल में, तेज सिंह के। तेज सिंह का नाम आते ही शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी दिमाग में आना चाहिए, जो क्या है, एक चित्रित ग्रंथ है और प्रथम चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ चित्रशैली का। जब हम चित्रशैली को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग इसके स्कूल चलते हैं, ठीक है। तो मारवाड़, मेवाड़ ऐसे करके अलग अलग स्कूल चलते हैं, जिसमें मेवाड़ जो है चित्रशैली, उसका प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये आप लिख लें अच्छे से। किसने लिखा इस ग्रंथ को, कमल चंद नामक चित्रकार थे, उनके द्वारा इसको चित्रित किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको भारतीय चित्रशैली का दीप स्तंभ कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। किसे भारतीय चित्रशैली का दीप स्तंभ कहा जाता है, तो ये शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी जो है, इसी को भारतीय चित्रशैली का दीप स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट बात इनके बारे में, इनकी पत्नी का नाम था जैतल देवी और इसने, इनके द्वारा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में करवाया गया। तो इस श्याम पार्श्वनाथ मंदिर जो है वो चित्तौड़ में स्थित है और जिसका निर्माण किसने करवाया है, रावल तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी के द्वारा करवाया गया। आपको एक दिमाग में एक चीज रखनी है कि कुछ हमें आइडिया होना चाहिए, इतिहास जब पढ़ते हैं तो आपको जैसे 1303 क्या हुआ था, 1303, तो यहां पर मेवाड़ का सबसे पहला साका हुआ। तो आप देखें हम 1303 की तरफ जाने वाले हैं। 1303 में कौन आएगा, रावल रतन सिंह आएंगे और पद्मनी वाला विवाद होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो हिस्ट्री को जब आप पढ़ें तो आपके दिमाग में कुछ कुछ स्टोरी याद होनी चाहिए, जैसे रावल रतन सिंह, गोरा बादल हुआ, जयमल फत्ता हुआ, ये सारी स्टोरियां जो होती है मैं आपको क्रम से बता दूंगा, थोड़ी थोड़ी आपको याद करनी है, कुछ युद्ध याद करने। तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें आप जब नेक्स्ट समझेंगे तो मैं बताता हूँ आपको कि रावल तेज सिंह जो है उनके पुत्र थे समर सिंह, इनका शासनकाल रहा है 1273 से 1302, ठीक है। अब इनके शासनकाल के बाद जैसे ही इनके बारे में और कुछ नहीं मिलता है हमें, केवल ये समर सिंह का शासनकाल रहा है। इनके पुत्र होते हैं दो, एक तो होते हैं कुंभकर्ण और एक होते हैं रतन सिंह। अब ये रतन सिंह कौन है, तो आप दिमाग में रखें 1303 में रावल रतन सिंह, पद्मनी वाला विवाद, तो यही पुत्र है इनके, किसके ये पोते हैं, तो तेज सिंह के पोते हैं, ठीक है। इनके दादाजी कौन थे, रावल रतन सिंह के, तेज सिंह थे। इनके पिताजी कौन थे, समर सिंह थे। पर यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, या आपके दिमाग में ऐसे याद रखें कि जो रावल रतन सिंह थे उनका एक बड़ा भाई भी था, वो था कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण किसका पुत्र था, समर सिंह का। और वो बड़ा भाई को राजगद्दी नहीं मिलती है, गद्दी किसको मिलती है, रतन सिंह को मिलती है, क्योंकि स्टोरी किसकी आई है, तो ये आइए रावल रतन सिंह की। तो ये कुंभकर्ण कहां चला जाता है, नेपाल चला जाता है, और नेपाल में जो राजवंश है
वो भी अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? गुहिल वंश का वंशज मानते हैं। और किसके यहाँ से गए थे? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ही नेपाल में गुहिल वंश का संस्थापक माना जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें हो गई। तो आप एक बार वापस देख लें इनको। चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो इतिहास में सबसे ज्यादा हमें विवादित विषय रहा है। और हमें जब भी पढ़ते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं नाम है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का नाम आपने बहुत सुना होगा, पद्मावत मूवी देखी होगी। पद्मावती जो है मूवी या पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 270 वर्षों बाद लिखा गया है, उस पर भी विवाद होता है कि 270 वर्षों बाद कोई चीज कैसे लिख सकता है। तो ये जो रावल रतन सिंह का इतिहास है, उनकी प्रामाणिकता के बारे में, पद्मनी के जो विवाद हुआ है उसके बारे में, सभी चीजें अलाउद्दीन खिलजी और इस सभी को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रावल रतन सिंह जी के बारे में प्रामाणिकता कहाँ मिलती है। तो एक दरीबा स्थित है उदयपुर के पास, उस दरीबा में शिलालेख है, वहां से हमें प्राप्त होता है रावल रतन सिंह जी के बारे में। कुंभलगढ़ शिलालेख के बारे से प्राप्त होता है हमें। तारीख-ए-इलाही किसने लिखा है? तो यह अमीर खुसरो जो रहा है, अमीर खुसरो कौन रहा है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन कवि लेखक रहा है, उसके द्वारा तारीख-ए-इलाही या खजाइन उल फुतूह इसका नाम है, हिंदी में इसको तारीख-ए-इलाही कहते हैं, इसमें भी हमें मिलता है। और मेवाड़ी ख्यात में भी हमें मिलता है, और एक मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई पद्मावत में भी मिलता है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद करनी है कि इनमें हमें रावल रतन सिंह के बारे में मिलता है। नेक्स्ट बात करें इतिहास में, सबसे पहली बात जो मेवाड़ का इतिहास है उसमें सबसे पहला शाका जो हुआ है, शाका का अर्थ क्या होता है? शाका का अर्थ होता है केसरिया प्लस जौहर, केसरिया और जौहर। जो मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहला शाका जो हुआ है वो चित्तौड़ का युद्ध, मेवाड़ का प्रथम शाका कब हुआ था? 1303 में। 1303 में चित्तौड़ में सबसे पहला शाका हुआ, किसके समय हुआ? रावल रतन सिंह के समय। अब ये जो युद्ध हुआ है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, पर पहले आपको समझना है कि क्या क्या पॉइंट मान सकते हैं ये युद्ध होने के कारण क्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने आता है तो उसके 3 मकसद होते हैं। पहला व्यापारिक और सामरिक महत्व। व्यापारिक मतलब आपने देखा होगा चित्तौड़ जो है, या चित्तौड़ को आप देखें तो चित्तौड़ जो एक तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश के मध्य जाने के बीच में आता है। यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से गुजरात जाना चाहता है या दिल्ली से मध्य प्रदेश होना चाहता है तो बीच में चित्तौड़ साम्राज्य मेवाड़ भी आता है, और चित्तौड़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से व्यापार और सामरिक, सामरिक मतलब सीमा होती है, सामरिक विवाद होता है मतलब सीमा को लेकर बना, कोई यहां से वहां जाना चाहता है तो बीच में किसकी बॉर्डर आती है। तो ये सामरिक महत्व के लिए चित्तौड़ को जीतना जरूरी था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। दूसरी बात करें अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता होना चाहता था, पर उसके दोस्त किमाम उल मुल्क के कहने पर, नाम याद रखें, मैं लिखवा दूंगा आपको, किमाम उल मुल्क, किमाम उल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजेता की योजना को त्याग दिया और भारत विजय की योजना बनाई। तो उसकी अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वाकांक्षी नीति थी जिस कारण साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। फिर तीसरी बात आती है रावल रतन सिंह जी की पत्नी पद्मिनी को लेकर, उसको वो उनको प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पर यह किसने बताया? ये बताया मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी पद्मावत ने। पद्मावत के बारे में विवाद इसलिए है क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जो था वो शेरशाह सूरी का कवि था। किसका था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का कवि था। और ये लिखता है कब? 1540 में, और 1540 में लिखता है, जबकि युद्ध कब हुआ था? 1303 में। तो लगभग इतने वर्षों बाद, कोई लगभग आप देख लें 230 वर्ष या और भी ज्यादा हो गए, तो इतने वर्षों बाद कोई लिखना चाह रहा है तो वो कैसे लिखता है, सटीक कैसे लिख सकता है, इसलिए इस पर बहुत विवाद होता है। पर आप याद करें ये तीनों चीजें, तीनों, एक तो व्यापारिक और सामरिक महत्व, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना, और पद्मिनी को प्राप्त करना, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, ये तीनों को लेकर उसने किस पर आक्रमण किया?
मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया, जो क्या कहलाया, वह मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाया। कब हुआ? 1303 में। यदि पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था, तो वो 1301 में हुआ था फर्स्ट। कहां हुआ था? तो वो रणथंभौर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, मैं लिखा देंगे। उसके बाद जब हम चौहान डायनेस्टी पढ़ेंगे, चौहान राजवंश पढ़ेंगे, तो उसमें सब पढ़ लेंगे इसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अमीर खुसरो की लिखी हुई जो किताब है वो खोजाई-उल फुतूह कहलाती है, और इसका हिंदी में क्या कहते हैं? इसको तारीख-ए-इलाही भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यदि बात करें तो इसका मूल नाम क्या था? गुरुस्प अली खां। गुरुस्प अली खां इसका मूल नाम था। इसका उपनाम क्या क्या है? सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर, जनता का चरवाहा और युग विजेता। और ये क्या योजना बनाया के आया था? इसकी योजना थी भारत विजय। किसके कहने पर? तो इसने किमाम उल मुल्क, किमाम उल मुल्क किमाम उल मुल्क के कहने पर यह योजना बनाई थी। तो ये रावल रतन सिंह जी के बारे में थोड़ी बहुत अपने को ऐसा तैयार हुआ है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए, इस युद्ध के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे वो रानी पद्मिनी को लेकर जो पूरी कथा है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में जो जो चीजें लिखी हुई है उनको पढ़ना भी जरूरी है। एग्जाम में आ जाता है कि उनका संबंध कहां से क्या है, कैसे हुआ था विवाद, कौन थे, किनके द्वारा युद्ध हुआ गया, कितनी रानियों ने अपना जौहर किया, किसने केसरिया किया। तो ये सभी बातें हमको अब देखनी है, तो इसको नोट कर लें। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में रावल रतन सिंह जी के बारे में देखा था। अब हम रानी पद्मिनी की जो कथा है उसके बारे में समझते हैं कि जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी वो कहां तक सत्य है और कहां तक उसके बारे में अपने को मिलता है। तो ये जो वीडियो में अपन पढ़ेंगे तो आपको इसको ऐसे इस तरह से पढ़ना है, जो राजस्थान का इतिहास है वैसे भी गौरवशाली इतिहास है, और ये जो पूरी कथा या इस तरह से जो पूरा व्याख्यांश हुआ है उसको आपको इस तरह से समझना है कि यहाँ पर रानी पद्मिनी का जो शौर्य है उसके बारे में ध्यान रखना है आपको, और उनके जो दो सेनापति थे गोरा बादल, वो कितनी। तो हम रानी पद्मिनी जी के बारे में, इनके बारे में जो कथा थी उसके बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे। तो यही बात आपको दिमाग में रखनी है कि जो 540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत लिखी गई है उसके आधार पर हमें ज्यादा पता चलता है रानी पद्मिनी के बारे में। लेकिन क्या ये सही है? तो नहीं, हम नहीं मान सकते, क्योंकि 240 वर्षों बाद कोई लिखता है, क्योंकि हमें पता है कि 1303 में हुआ था मेवाड़ का प्रथम शाखा, और ये युद्ध 1303 में हुआ। तो 240 वर्षों बाद कोई चीज लिखी है तो आपको याद रहेगी क्या? फिर भी जहां तक हमें पता चलता है और एग्जाम में मिलता है, तो हमें जो ऑथेंटिक चीजें हमें जो याद करनी है वो हमें ये याद रखनी है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में शेरशाह सूरी के शासनकाल में कौन सी पुस्तक लिखी? पद्मावत लिखी। किसके बारे में? मेवाड़ के प्रथम शाखा जो रानी पद्मिनी, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित है वो लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? तो वो अवधी भाषा में लिखा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उस कविता के अंतर्गत, उस ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई है, तो वो एक तरह से पूरा वाक्यांश है, पूरा एक कथा की तरह है जो आपको समझना है। जैसे रानी पद्मिनी जो थी वो उनका संबंध कहाँ से बताया गया है? सिंहल द्वीप से बताया गया है, जो वर्तमान में क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका जो वर्तमान में है वो सिंहल द्वीप कहलाता था उस समय, और वहां की रानी कौन थी? वहां की राजकुमारी थी रानी पद्मिनी। उनके पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रानी पद्मिनी, गंधर्व सेन की पुत्री कौन थी? रानी पद्मिनी थी। कहां से संबंधित? सिंहल द्वीप, श्रीलंका से संबंधित। और जो जानकारी हमें मिली है वो मिली है हीरामन नामक तोता इनके पास था। हीरामन नामक तोता, ये हीरामन नामक तोता था। इसकी विशेषता यह थी कि ये मानवीय भाषा बोला करता था, अर्थात मानव की तरह भाषा में बात किया करता था। और इसका संबंध हमारे राजस्थान के जो गागरोन झालावाड़ में स्थित है वहां से संबंधित है। गागरोन आपको पता होना चाहिए, गागरोन जो है यूनेस्को की धरोहर है, दुर्ग है गागरोन झालावाड़ में। गागरोन के बारे में आपको और भी चीज जैसे बताया जाए तो गागरोन जो है वो जल दुर्ग में सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है राजस्थान का। तो यही गागरोन में पाए किस तरह के तोते पाए जाते हैं? वह मानवीय भाषा बोले जाने वाले तोते पाए जाते हैं। और ये जो हीरामन तोता था
रानी पद्मिनी के पास, तो इसका संबंध भी यदि पूछा जाए तो वो कहाँ से है, गागरोन से है। अब जब स्टोरी में हम आगे पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझनी है, इस तरह से समझनी है जैसे कि बात करें कि इनके पास जो वो तोता था, हीरामन नामक तोता, वो क्या होता है कि वो रानी पद्मिनी से एक बार नाराज हो जाता है और उनमें कुछ लड़ाई हो जाती है। तो वो हीरामन तोता कहाँ चला जाता है, वो हीरामन तोता चित्तौड़ में चला जाता है और रावल रतन सिंह के पास चला जाता है। फिर क्या होता है, रावल रतन सिंह को ऐसा बताता है वो कि रानी पद्मिनी वहां की बहुत सुंदर रानी है और ऐसे वैसे बात बोलता है। तो रावल रतन सिंह सेना लेके वहां जाते हैं और उनसे विवाह करते हैं। तो रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह का विवाह होता है और वो वहां चित्तौड़ में आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1303 के आसपास की। उसी समय एक विदेशी आक्रमणता, विदेशी जो हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो उसी में खिलजी वंश का जो होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की क्या नीति थी, हमने पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी की 3 तरह से हम उस चीज को समझ सकते हैं कि उसने युद्ध क्यों किया। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो था व्यापारिक और सामरिक महत्व के लिए उसने युद्ध किया था या वहां पर आक्रमण किया था क्योंकि चित्तौड़ बीच में आता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उसने इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था और अपने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाना चाहता था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। पर किमामुल मुल्क के कहने पर उसने भारत विजय की योजना बनाई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली वीडियो में, पिछली जो स्लाइड में मैंने आपको ये सब बता रखा है। अब जब बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जब आ गया था तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे ही कोई टक्कर देने के लिए, तो राजस्थान में भी वीर योद्धाएं हुए, तो उसने 8 वर्षों तक किले को चारों तरफ से घेर के रखा था और वो तब तक उस पर आक्रमण नहीं कर पाया क्योंकि कोई किले को जीतने के लिए उसके अंदर के भेद को जानना जरूरी था। तो वो कौन व्यक्ति था जो उस बात को बताएगा? तो हमें पता है कि इतिहास जब भी पढ़ते हैं हम तो कोई ना कोई धोखेबाज मिलता जरूर है और वो धोखेबाज ही उनके लिए हानि पहुंचाता है। तो वो व्यक्ति था राघव चेतन। पहले इसकी बात करते हैं। राघव चेतन जो एक तांत्रिक ब्राह्मण था, इसे काला चेतन भी कहते हैं। इसने क्या किया था, क्योंकि इसकी गलत नजर थी रानी पद्मिनी के ऊपर, तो रावल रतन सिंह ने इसको बाहर फेंक दिया था, उसके किले से बाहर हटा दिया था। इस वजह से ये धोखेबाज कहां पहुंच जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है और उस किले के बारे में सारी जानकारी बता देता है। और जैसे ही उस किले के बारे में सारी जानकारी बता देता है तो अलाउद्दीन खिलजी उस पर आक्रमण करने आ जाता है। फिर भी क्या होता है, फिर भी क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आता है तो वो धोखेबाजी की तरह करता है पहला तो शुरुआत, क्योंकि डायरेक्ट तो मुकाबला करने से रहा। तो उसने क्या किया, पहले एक चाल चली और उसने ऐसी बात बोली कि मैं केवल रानी पद्मिनी को देखना चाहता हूं। तो फिर ये बात साफ मना कर दी गई। फिर भी उसने बोला कि चलो ठीक है, कांच में देखना चाहता हूं। तो कांच में देखने के लिए रावल रतन सिंह एग्री हो गए थे, वो सहमत हो गए थे इस बात को लेकर कि ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि इतने सालों तक जब कोई किले में रहता है तो उसके जो खजाने होते हैं, उसके जो सारे अनाज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो एक सौदा कर लेते हैं, ऐसे ही बात कर लेते हैं। ये भी ऑथेंटिक नहीं है कि उसने कांच में देखा था, पर ऐसा कहा जाता है। इस बात को लेकर गोरा और बादल जो सेनापति होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। गोरा कौन थे? गोरा उनके चाचा थे और बादल उनके भाई थे। रानी पद्मिनी के चाचा तो गोरा थे और उनके भाई जो थे बादल थे। तो ये इस बात को लेकर नाराज हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ये जंगलों में चले जाते हैं। तो फिर ये जैसे ही बाहर चले जाते हैं तो वो अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा पता चलता है, तो वो क्या करता है कि वो रावल रतन सिंह को बाहर बुला लेता है, गेट के बाहर, किले के बाहर, और धोखे से उनको बंदी बना लेता है। फिर रानी पद्मिनी किनके पास जाती है, गोरा बादल के पास जंगल में जाती है, उनको बुला के लेके आती है और उनको बोलती है कि आप आओ और छुड़ा के लेके जाओ। तो ऐसा वाक्यांश होता है कि ये जो गोरा बादल और इनके सेनापति हैं 1600 दासियों के भेष में पालकियों में उसके कैंप में जाते हैं। किसके कैंप में? अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में। और वहां से फिर जैसे ही वहां से उतरते हैं फिर उनके दासियों के भेष से बाहर आते हैं और फिर वापस रावल रतन सिंह को छुड़ाकर दुर्ग में लेके आते हैं। फिर इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है और वो फिर युद्ध डायरेक्टली शुरू कर देता है। और डायरेक्ट शुरू करने पर काफी युद्ध होता है, काफी वीरगति से गोरा बादल बहुत ही साहस से युद्ध लड़ते हैं। और फिर बाद में 1600 रानियों के द्वारा वहां पर अग्नि जोहर किया जाता है। और यह जोहर के बाद जब युद्ध होता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जोहर किसके द्वारा किया गया, रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया। और केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने केसरिया किया। और कौन
कौन वीरता से लड़े? गोरा और बादल। किसके सेनापति? रावल रतन सिंह के सेनापति। फिर क्या होता है कि फिर जब इस युद्ध को होता है, युद्ध खत्म होने के बाद वहां जो आपको पता है कि राजस्थान में 2 दुर्ग है जिनमें वहां के जनता भी रहती है, एक तो चित्तौड़ और एक जैसलमेर। ये 2 दुर्ग ऐसे हैं जहां पर जनता भी दुर्ग के अंदर रहती है। तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है और मीनार बनाई जाती है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसा भी वहां कुकृत्य करता है। तो इस कारण फिर उसके बाद क्या करता है वो, इसके बाद उसके द्वारा उस चित्तौड़ के दुर्ग का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया जाता है। खिर्ज खां कौन था? खिर्ज खां उसका पुत्र था। तो खिरजाबाद किसका नाम है? प्राचीन नाम। चित्तौड़ का प्राचीन नाम खिरजाबाद वो कर देता है। कब तक रहता है? 1303 से 1326 तक ये रहता है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसी के साथ रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और वीरगति को प्राप्त होने के साथ ही रावल शाखा का अंत हो जाता है। फिर आपको मैंने एक बात बताई थी कि रावल शाखा राहप और शेम सिंह के समय 2 शाखाएं हो जाती है अलग अलग। तो फिर राणा शाखा आएगी जिसमें राणा हम्मीर आएंगे। तो वो बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी कि मेवाड़ की जो ख्यात है, मेवाड़ की ख्यात में पद्मिनी का संबंध भीलवाड़ा के सेवणी नामक गांव से भी बताया गया है। तो ये बात तो सारी किसके अनुसार हुई है? ये सारी बात मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी पद्मावत के द्वारा हुई है। तो ये बात आपको इस तरह से याद रखनी है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि उसमें भी यदि आप डिटेल में देखते हैं तो आपको ये समझना है कि इस पूरे वाक्यांश के अंदर यदि पूरी बात किया जाए तो इसमें ऐसे समझना है कि यदि हम बात करें चित्तौड़, तो चित्तौड़ एक तरह से क्या है? शरीर है। रतन सिंह क्या है? रतन सिंह एक तरह से हृदय है। और रानी पद्मिनी क्या है? रानी पद्मिनी इस पद्मावत ग्रंथ के अंदर बुद्धि की तरह है। और अलाउद्दीन क्या है? अलाउद्दीन एक माया की तरह है। ठीक है, माया जाल की तरह एक तरह से। तो ये इस तरह से इस पद्मावत को समझना है कि शरीर ये हृदय कौन है? रावल रतन सिंह। रानी पद्मिनी बुद्धि की तरह है और अलाउद्दीन माया की तरह। ये सारा चीज आपको अच्छे से याद करना है और इसको समझना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राणा हम्मीर के बारे में, जो राणा शाखा को लेके आते हैं और रावल शाखा यहीं खत्म हो जाती है।